वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कक्षा 12वीं रसायन और इकाई का नाम है ठोस अवस्था। हम ठोस अवस्था नामक इकाई को हम पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे इकाई सेल के घनत्व की गणना करना और साथ ही साथ हम देखेंगे संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई सेल के घनत्व की गणना करना। इकाई सेल के घनत्व की गणना, तो इससे पहले हम इकाई सेल पढ़ चुके हैं और घनत्व भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हो। तो इकाई सेल के घनत्व की गणना करना है तो आपको पता होना चाहिए कि घनत्व क्या चीज है, या फिर घनत्व का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का। तो हम पहले से पढ़ते आए हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हमको इकाई सेल का घनत्व निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए इकाई सेल का द्रव्यमान और इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल के घनत्व बराबर हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। अब हम इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? इकाई सेल के द्रव्यमान का मतलब है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुणित एक परमाणु का भार, और इकाई सेल के आयतन के जगह हम रखें इकाई सेल का आयतन। अब एक परमाणु का भार हम कैसे निकालेंगे? परमाणु का भार है वो हम कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एक परमाणु के भार का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान बटे एवोगैड्रो संख्या, और मोलर द्रव्यमान और एवोगैड्रो संख्या भी हम पहले पढ़े हैं। अगर इन सब को हम संकेत के रूप में प्रदर्शित करें तब हमको मिल जाएगा इकाई सेल का घनत्व। मतलब इकाई सेल का घनत्व आपको ज्ञात करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, मोलर द्रव्यमान होना चाहिए, एवोगैड्रो संख्या होनी चाहिए और इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या को हम मान लेते हैं Z, और मोलर द्रव्यमान को हम मान लेते हैं कैपिटल M। इकाई सेल का आयतन हो जाएगा A का क्यूब, और एवोगैड्रो संख्या को हम दर्शा लेते हैं N0 से। अब ये जो इकाई सेल का आयतन है उसको हम किससे प्रदर्शित किए हैं? A क्यूब से, क्योंकि इकाई सेल का मतलब होता है घनीय सेल। यहां पर इकाई सेल का मतलब है घनीय सेल, और घन का आयतन होता है, घन का आयतन A का क्यूब, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। A क्या है? तो A है घन की भुजा, घन की भुजा या विमाएं भी कहते हैं। घन की भुजा है या विमाएं है। इकाई सेल का जो घनत्व है, घनत्व को हम दर्शाते हैं या तो हम रो से दर्शाते हैं, ये रो है, या फिर हम डी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इकाई सेल के जो घनत्व है उसका सूत्र आ गया रो या डी इक्वल ZM/A का क्यूब इंटू N0। यहाँ पर हमारे पास 5 चीज है, डेंसिटी है, और ये परमाणुओं की संख्या है, ये मोलर द्रव्यमान है, और ये जो है घन की विमा है, और ये एवोगैड्रो संख्या है। इन पांचों में से अगर 4 का मान हमारे पास है तो 5वें राशि का मान हम इस सूत्र की सहायता से गणना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता क्या है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो इससे पहले हम पढ़े हैं ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन का मतलब क्या होता है? ठोस के अवयवी कण एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, इसके बावजूद भी उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है। तो अगर हम किसी क्रिस्टल जालक की बात करें तो क्रिस्टल जालक किससे बना होता है? ये बना होता है एकक कोष्ठिका से, और एकक कोष्ठिका जब हम पढ़ते हैं तो बात करते हैं घनीय सेल की। तो घनीय सेल का जो कुल आयतन है, उस कुल आयतन में से अवयवी कणों के द्वारा भरा गया जो आयतन है उसका प्रतिशत, अवयवी कणों के द्वारा भरे गए आयतन का जो प्रतिशत है वो कहलाता है संकुलन क्षमता। चलिए हम देखते हैं किसी क्रिस्टल जालक का कोई एकक कोष्ठिका है जो होता है घनीय सेल।
ये किसी क्रिस्टल जालक की एकक कोष्ठिका है और ये जो आप देख रहे हो ये है कुल उपलब्ध स्थान। कुल उपलब्ध स्थान। कुल उपलब्ध स्थान कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुल उपलब्ध स्थान का मतलब हो जाएगा इस घन का आयतन। घन का आयतन। और आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। तो यदि हम घन की भुजा को ए मान लें, ये जो सारी भुजाएं हैं वो ए ही होंगी, सभी भुजाओं का मान होगा ए, तो घन का आयतन हो जाएगा ए का क्यूब। तो ये जो घन का आयतन है, घन इकाई, इस घन के कुल आयतन में से जितना भाग अवयवी कणों के द्वारा भरा जाता है, और जब हम ठोसों में संकुलन पढ़ते हैं तो अवयवी कणों को हम दर्शाते हैं समरूप ठोस गोले से। अगर यहां पर हम कहते हैं कि यह जालक बिंदु है, पहले हम ये पढ़े थे कि अवयवी कणों को हम बिंदु की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम कहते हैं जालक बिंदु। लेकिन जब हम ठोसों में संकुलन पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो अवयवी कण है वो समरूप ठोस गोले हैं। मतलब यहां पर जो गोला है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से। और अगर हम दूसरा गोला कहेंगे तो ये इस प्रकार से है, इस प्रकार। तो घन के कुल आयतन में से ये जो अवयवी कण है या समरूप गोला है, उसके द्वारा भरे गए आयतन का जो प्रतिशत है वो कहलाएगा संकुलन क्षमता। हम इस प्रकार से भी उसको समझ सकते हैं। मान लो ये कोई एकक कोष्ठिका है, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये हो जाएगा कुल उपलब्ध स्थान। कुल उपलब्ध स्थान। अगर हम अवयवी कणों की बात करें तो इस प्रकार से होंगे अवयवी कण। अब देखिए, कुल उपलब्ध स्थान में से ये वाला जो भाग है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला जो भाग है ये जो है अवयवी कणों के द्वारा भरा गया है। तो ये जो अवयवी कणों के द्वारा भरा गया भाग है उसी के प्रतिशत को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। और ये जो बीच में बच गया खाली जगह, इसको भी हम पढ़े हैं, इसको हम कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियां। इसको हम कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियां। कुल मिलाकर के किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल में उपलब्ध कुल स्थानों में से अवयवी कणों के द्वारा भरे गए आयतन के प्रतिशत को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। किसी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत, जो कुल उपलब्ध स्थान था उसका वह प्रतिशत जो अवयवी कणों के द्वारा भरा जाता है, ये जो भाग है इसका प्रतिशत जो अवयवी कणों के द्वारा भरा जाता है, उस प्रतिशत को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। तो अगर हमको संकुलन क्षमता निकालना है तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। और परिभाषा में हम कहते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि यहां पर हो जाएगा इंटू 100। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन हमको निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या और एक कण का आयतन। अब ये जो अवयवी कणों की संख्या हम कह रहे हैं, तो जो हम इकाई सेल पढ़ते हैं SCC, BCC और FCC, तो SCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 1, हम पहले निकाल चुके हैं। BCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 2 और FCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 4। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, उसके बाद हमको लेना है एक कण का आयतन।
अगर हम इनको संकेतों की सहायता से प्रदर्शित करें, संकुलन क्षमता हमको निकालना है और अगर उसके लिए हमको सूत्र बनाना है तो इनको हमको संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को हम मान लेते हैं z। एक कण का आयतन, एक कण का आयतन, यहाँ पर कण है और कण को हम क्या मानते हैं, समरूप ठोस गोला, और गोले के आयतन का सूत्र आप पहले से पढ़ते आए हो। तो गोले के आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, जहां r का मतलब है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। और एकक कोष्ठिका का आयतन कहें, एकक कोष्ठिका मतलब घन, और घन का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। यानी कि एकक कोष्ठिका अर्थात घन के आयतन का सूत्र हो जाएगा a का क्यूब। और a का मतलब क्या है, तो a का मतलब है घन की भुजाएं या विमाएं, इंटू 100। तो इस प्रकार से हम ये जो संकुलन क्षमता का सूत्र आ गया, संकुलन क्षमता, इसका सूत्र आ गया z इंटू 4/3 पाई r का क्यूब इंटू 100/a का क्यूब। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम SCC, BCC और FCC तीनों प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं के संकुलन क्षमता की गणना करेंगे।